क्या आप जानते हैं कि चाणक्य किस तरह से बात करते हैं, कि हमें किस तरह से लोगों से बात करना चाहिए, किसके सामने में कब बोलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए और किन लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। तो ये सभी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हम इससे पहले किसी व्यक्ति से बात करना शुरू करें, हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला, एक बार बोलने से पहले हमें बहुत बार सोचना चाहिए। ज्यादातर लोग वही बोलना ज्यादा प्रीफर करते हैं जो वो फील कर रहे होते हैं। वे सबके सामने अपना ओपिनियन रख देते हैं। ऐसे लोग अपना इंटेंशन और प्लान दूसरों को झट से बता देते हैं। हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि ऑनेस्टी एक अच्छा इंसान होने की निशानी है, इससे हम सबका दिल जीत लेंगे। और पर यह जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। वर्ष 1825 में रशिया में एक विद्रोह हुआ था। निकोलस वान तब एक नया एम्पायर बने थे। वे चाहते थे कि रशिया एक मॉडर्न देश बने। यहाँ की इकोनॉमी और गवर्नमेंट बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ कदम से कदम मिला के चले। पर निकोलस वान ने इस विद्रोह को कुचल दिया और हुक्म दिया कि इस रेबेलियन के लीडर कॉन्ड्राटी रिलीफ को फांसी दिया जाए। रिलीफ के गले में फांसी का फंदा था और वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके पांव के पास दरवाजे खुल गए, तभी उसके फंदे की फांसी टूट गई और तभी वो जमीन पर गिर पड़ा। उस जमाने में किसी मुजरिम के गले में फांसी का फंदा टूटना मतलब ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। लेकिन रिलीफ खड़ा हुआ उन भीड़ के सामने और बोला, देखा आप लोगों ने, रशिया में इनको एक काम तक नहीं आता, यहाँ तक कि इनको एक ढंग से रस्सी तक बनानी नहीं आती। राजा का मैसेंजर राजा के पास तुरंत गया और उसे पूरी बात बताई। निकोलस वान बहुत डिसअपॉइंट हुए ये जान के कि रिलीफ की फांसी का फंदा टूट गया। मजबूर होकर राजा को फांसी नामे में अपने साइन करने पड़े। उसने मैसेंजर से पूछा कि क्या रिलीफ ने इस चमत्कार के बारे में कुछ कहा। इस पर मैसेंजर ने जवाब दिया। उसने कहा कि रशिया में लोगों को एक रस्सी तक बनानी नहीं आती। तभी राजा ने यह सुनते हुए माफीनामा फाड़ दिया और ये हुक्म दिया कि ऐसी बात है तो चलो उसे गलत साबित करते हैं। और अगले ही दिन रिलीफ को फिर से फांसी के तख्ते पे लाया गया और बदकिस्मती से उस दिन रस्सी नहीं टूटी। अपनी बातों को लिमिट रखने से ना कि आप सिर्फ पावरफुल बनते हैं, बल्कि इससे आप कई गलतियों से बच भी जाते हैं। जब आप किसी के सामने बिना सोचे समझे बोल देते हैं तो कई बार गलत और बेवकूफ़ी भरी बातें भी बोल डालते हैं और इससे आप मुसीबत में फंस भी सकते हैं। एक बार जब हम बोल देते हैं तो हम अपने शब्दों को दोबारा वापस नहीं ले सकते। तो जो भी बोले सोच समझ कर बोले। हो सकता है कि आपकी बात का किसी को बुरा लग सकता है, फिर आप खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। जैसे कि आप सब ने एक कहावत सुनी ही होगी, कम बोलने से कम गलतियां होती है। अगली पॉइंट, औरों की बातों को ध्यान से सुनो। हमेशा ये मत सोचो कि तुम सबसे बड़े इंटेलिजेंट हो। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रोहित और मोहित। रोहित सोचता था कि मोहित बड़ा बेवकूफ़ इंसान है और वो खुद बहुत इंटेलिजेंट है। एक बार उसका दोस्त कृष्ण उसके गाँव में आया और मोहित से कहा कि और यार आज क्या चल रहा है। तो इस पर मोहित ने कहा कि कुछ नहीं यार, बस मैं अपने एक बेवकूफ़ दोस्त के बारे में सोच रहा था और हंस रहा था। ये सुनकर कृष्ण ने कहा, इतना भी कितने बेवकूफ़ है कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो और अकेले ही हंस रहे हो। इस पर मोहित ने कहा, चल तू रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ कि रोहित कितना बड़ा बेवकूफ़ है। उसने अपने दोस्त रोहित को बुलाया और बोला कि भाई मेरे पास दो नोट है, एक 5 रुपए के और दूसरे 10 रुपए के। मैं तुझे ये देना चाहता हूँ, लेकिन इन दोनों नोट्स में से तुम्हें एक ही नोट दूंगा, तो इनमें से तू कौन सा नोट लेगा। इस पर रोहित ने 5 रुपए वाला नोट उठाया और वहां से चला गया। मोहित जोर जोर से हंसने लगा और कृष्ण से कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है। जब अगला दिन आया तब कृष्ण को रोहित अकेले मिला। कृष्ण ने रोहित से कहा कि जब मोहित तुम्हें पैसे दे रहा था तो तुमने 10 का नोट क्यों नहीं लिया। इस पर रोहित ने कहा कि मैंने 10 का नोट इसलिए नहीं लिया कि जिस दिन मैं ये 10 का नोट ले लूँगा उस दिन ये गेम खत्म हो जाएगी। मोहित अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट समझता है और मैं चाहता हूँ कि वह ऐसा ही समझता रहे और ये गेम चलता रहे। अगली पॉइंट में चाणक्य कहते हैं कि आप एक लालची इंसान को गिफ्ट देकर अपने दोस्त बना सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंसान के सामने झुककर उसे अपना दोस्त बना सकते हैं। एक इडियट को रेस्पेक्ट दे करके अपना दोस्त बना सकते हैं। लेकिन एक इंटेलिजेंट इंसान तभी खुश होगा जब आप उसके सामने सच और इंटेलिजेंस से भरा बात करोगे। डेल कार्नेगी अपने बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बोलते हैं कि एक बार उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न भरी थी। उस वक्त उनकी बहस गवर्नमेंट टैक्स इंस्पेक्टर से हो गई थी।
कार्नेगी टैक्स कंसल्टेंट के मुताबिक एक $9,000 की आइटम बैक डेट में आनी थी, यानी कि उस पर टैक्स नहीं लगना था, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स ऑफिसर के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगना था। कार्नेगी जानते थे कि उस गवर्नमेंट टैक्स इंस्पेक्टर को इम्पोर्टेंस की फीलिंग्स चाहिए और अगर वो उनसे बहस कर लेता है तो उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने बात चेंज कर दी और कहा आइटम्स को कंपेयर करना कि कौन सी किस कैटेगरी में आएगी, ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है और आपको ऐसे फैसले रोज लेने पड़ते हैं। मेरे जैसे आदमी को तो सारी किताबी नॉलेज है, लेकिन आपकी नॉलेज कई सालों से एक्सपीरियंस से बनी है। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि काश मेरे पास भी आपके ही तरह जॉब होती तो मैं भी आपकी तरह रोज कुछ नया नया सीख पाता। ये सुनते ही उस टैक्स इंस्पेक्टर ने अपने चेयर को आगे कर दिया और कार्नेगी को कहानियां सुनाने लगे कि किस तरीके से मैंने न जाने कितने टैक्स फ्रॉड पकड़े हैं जो बाकी ऑफिसर्स नहीं पकड़ पाए। धीरे धीरे उस टैक्स इंस्पेक्टर की टैक्स धीमी हो गई और वो अपने बच्चों की स्टोरी बताने लग गए और फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि वो ये डिसीजन 2 या 3 दिन के बाद लेंगे। 2 दिन बाद उस टैक्स इंस्पेक्टर की कॉल आई और उसने कहा कि वो $9,000 की आइटम पर टैक्स नहीं लगेगा और हम टैक्स रिटर्न को पहले जैसे ही रहने देंगे। ये रियल लाइफ इंसिडेंट हमें ये बताती है कि अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए। अगली पॉइंट में हमें ये बताता है कि किसी डिस्प्यूट को खत्म करने का कई बार बेस्ट तरीका यह होता है कि उनके साथ कम्युनिकेट करने के बजाय आप उस बात को अवॉइड ही कर दें। इस पॉइंट को हम यूएस के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के स्टोरी से समझ सकते हैं। वर्ष 1863 में बैटल ऑफ गेटिसबर्ग के दौरान ली की आर्मी हार चुकी थी। जब ली अपने आर्मी के साथ पोटोमैक पहुंचा तो उनके सामने एक बड़ी नदी थी जिसका पानी का स्तर बारिश के कारण बढ़ गया था और उसे पार नहीं किया जा सकता था और ली के पीछे एक विक्टोरियस आर्मी थी। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ली की आर्मी को कैप्चर करने की और वॉर को खत्म करने के लिए। लिंकन ने अपने आर्मी को ऑर्डर दिए कि वो काउंसिल ऑफ वॉर को कॉल करने के बजाय डायरेक्ट ली की आर्मी पर अटैक कर दे। इसके लिए लिंकन ने अपने ऑर्डर भी टेलीग्राफ करवाए और साथ में जनरल के पास अपना मैसेंजर भी भेजवाए। और उसके जनरल ने क्या किया? जनरल ने लिंकन के बिल्कुल अपोजिट काम किया। उसने काउंसिल ऑफ वॉर से सलाह लेनी चाहिए। उसने लिंकन के ऑर्डर को टाल दिया और उसने ली और उसके आर्मी पे अटैक नहीं किया। और थोड़े दिनों में जब नदी का पानी का स्तर कम हो गया तब ली पोटोमैक से अपने आर्मी को लेकर के भाग गया। लिंकन को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाया, हे भगवान, इसका क्या मतलब है? ली हमारी पकड़ में आसानी से आ सकता था, वो हमारे इतने पास था और उसे पकड़ाने के लिए मैं कुछ भी ना कर सका। इन सर्कमस्टांस में तो कोई भी जनरल उसे आसानी से हरा देता। अगर मैं खुद वहां पर होता तो ये काम तो मैं ही कर देता। गुस्से में लिंकन कुर्सी में बैठा और अपने जनरल को एक लेटर लिखा। माय डियर जनरल, मैं जानता हूँ कि तुम इस बात से खुश तो नहीं हो रहे होगे कि ली हमारे हाथों से निकल गया है और वो हमारी पहुंच में था, ऐसी पोजीशन में था जिसकी वजह से उसे आसानी से हराया जा सकता था और इससे वॉर खत्म हो जाती। अब इसकी वजह से ये वॉर पता नहीं और कितनी साल चलेंगी। अगर तुम इस आसान पोजीशन में भी आकर ली को नहीं हरा पाए तो तुम क्या करोगे जब वो नदी के दक्षिण दिशा होगा और जब तुम्हारे पास अभी के मुकाबले सिर्फ 2/3 आर्मी ही होगी? और अब सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता है कि तुम उसे अभी भी हरा पाओगे। तुम्हारे हाथ से तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है और तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत दुखी हूँ। आपको क्या लगता है कि जब जनरल ये लेटर पढ़ा होगा तब उसने क्या किया होगा? उस जनरल ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसके उस लेटर को कभी पढ़ा ही नहीं। ये लेटर लिंकन के मृत्यु के बाद उसके और कागजों के साथ मिला। जब लिंकन ने यह लेटर लिखा तो उसने सोचा कि कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। ये मेरे लिए तो आसान है, लेकिन मैं यहाँ व्हाइट हाउस में बैठकर जनरल को लड़ने का ऑर्डर दूं। हो सकता है कि अगर मैंने ये पूरी लड़ाई खुद लड़ी होती तो शायद मैं भी वही करता जो जनरल ने किया। अपने आसपास के लोगों को मरते हुए देख के, उनकी चीखें सुन के शायद मैं भी इतनी जल्दी अटैक नहीं करता। अगर मैं ये लेटर भेज देता हूँ तो मेरा गुस्सा तो निकल जाएगा, लेकिन शायद जनरल शर्म के मारे आर्मी से ही रिजाइन ना कर दे। इससे बेटर तो ये होगा कि ये लेटर मैं पोस्ट ही ना करूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में देखा कि चाणक्य की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं कि हमें पहले ये सीखना पड़ेगा। हम एक बार भी बोलने से पहले ये देख ले कि उस शब्दों का परिणाम क्या होना चाहिए। ज्यादा बोलने वाला इंसान अपने आप को मुसीबत में ही डालता है। सेकंड पॉइंट में हमने देखा था कि हमें दूसरों की बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सबसे इंटेलिजेंट है।
और कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए लिसनिंग स्किल्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तीसरे पॉइंट में हमने देखा था कि हर इंसान को एक ही तरीके से इम्प्रेस नहीं किया जा सकता। आप एक लालची इंसान को गिफ्ट देकर फ्रेंड बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग आदमी के सामने झुक करके अपना दोस्त बना सकते हैं, एक बेवकूफ़ को रेस्पेक्ट देकर खुश कर सकते हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंट इंसान को तभी खुश किया जा सकता है जब आप उसके साथ इंटेलिजेंट तरीके से बात कर सके। एंड फाइनली फोर्थ पॉइंट में हमने देखा था कि किसी डिस्प्यूट को ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि हम उसके साथ कम्युनिकेशन ना करके उस बात को अवॉइड ही कर दें। आशा करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और चाणक्य की नीतियों को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।